हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये रिकॉर्डेड मैराथन है और हमारी लाइव मैराथन शुरू होने जा रही है मार्च 11 से बच्चा पार्टी। तो अब जिसका अगला पेपर इकोनॉमिक्स का है और उसके पास और कोई एग्जामिनेशन नहीं, तो उस रिकॉर्डेड मैराथन का फायदा उठा सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मार्केट मैकेनिज्म एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स का टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा पार्टी आपने सैंपल पेपर में एनरोल कर लिया है कि नहीं, बिकॉज इस बार मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 10 सैंपल पेपर प्लस 5 स्पेशल पेपर जिनका डिस्कशन लाइव क्लासेस के अंदर होने जा रहा है। साथ में मेरी बुक का आपको ई वर्जन भी मिलेगा, साथ में कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अच्छा खासा ब्रेक है, खूब डट के खूब मन लगाकर आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग मार्केट मैकेनिज्म के चैप्टर। तो चलो भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यार ये इक्विलिब्रियम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है। तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं आसान सी भाषा में एक बात बताऊं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, मतलब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, सप्लाई ज्यादा हो या डिमांड कम हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब एग्जाम में पूछ लिया तो मैम को भी तो खुश करना है ना यार हम लोग को। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। तो आसान भाषा में क्या बोलना चाहता हूं मैं? जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर बराबर होगा, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? अब इसी बात को हम एक डायग्राम बनाकर भी तो तुम्हें बता सकते हैं। चलो भाई, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, पहले समझते हैं, बाद में आप वीडियो पॉज करके इसको बना भी सकते हो, ठीक है ना। यहां पर ये एक डिमांड है, ठीक है बच्चा पाड़ी, ये एक सप्लाई है। हालांकि अभी पीपीटी में मैं आपको ये डायग्राम रेडीमेड दिखा दूंगा, ठीक है ना। नोट्स मिल जाएंगे आपको डाउनलोड करके, बस अपने आप इसी नोट से प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो। जहां डिमांड और सप्लाई कट करेगा बेटा, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग? इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पे कट करेगा उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और जिस क्वांटिटी पे कट करेगा उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कभी तुमसे अगर कोई ये पूछ ले कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, तो बता ले जाओगे वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। और तुमसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, तो तुम बता सकते हो वो क्वांटिटी जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। अब बेटा तुम एक चीज समझो और इस चीज को हम लोग बताते हैं। मान लो ये एक पॉइंट मार्क कर रखा है, इस पॉइंट का नाम है ए बी। ये पॉइंट है क्या? देखो भाई, डिमांड यहां पर कम है, सप्लाई यहां ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। इसे क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? एक्सेस सप्लाई। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है? मान लो इसका नाम जी है, इसका नाम एच है, यहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है अच्छे से? तो इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? क्लियर है? चलो इसी बात को एक शेड्यूल से समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी आपको, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखो बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहले हम डिमांड साइड पढ़ रहे हैं। डिमांड साइड क्या है? डिमांड साइड फॉर अ गुड इज जनरेटेड बाय द बायर्स। बायर्स डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज इट पोजेसेस यूटिलिटी, that is it has power to satisfy their want. A consumer is ready to pay price for a good which it gives him utility. कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहता है कि बायर सामान खरीदता ही क्यों है? अरे बायर सामान इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर सामान को कंज्यूम करने से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए वो उसके पैसे देने के लिए तैयार है। बात समझ में आया? सप्लाई साइड में क्या होता है भाई, आओ समझो। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड्स आर सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर्स, सेलर्स एम एट earning profit, therefore they would like to charge as high price as possible. अभी सेलर्स को लगता है कि भाई मैं सामान बेचूंगा और बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट कमाऊंगा, तो सेलर सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज कर लूं। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? यहां पे बता दिया, इट इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। आसान भाषा में शेड्यूल जो जिसकी मैं बात कर रहा था, आओ जरा देखते हैं। भाई देखो, प्राइस पहले 1000 है, फिर 900 है, फिर 800 है, फिर 700 है, फिर 600, ये अज्यूम कर रखा है। और सेम मैंने मॉड्यूल बोल रहा हूं, मतलब फ्रैंक का ही ये शेड्यूल उठाया हुआ है, बुक से ही लिया हुआ है।
अभी डिमांड देखना, यहां 30 है, फिर 40, फिर 45, 55, 70, बिकॉज प्राइस फॉल हो रहा था, डिमांड बढ़ रही है, और प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई कम होगी, 56, 50, 45, 35 एंड 30 एंड 20। अब मैं तुमसे बात पूछना चाहता हूं, इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो। डिमांड और सप्लाई कहां बराबर हो रही है? देखो बेटा, यहां पर डिमांड 45 है और सप्लाई भी 45 है, तो इसे बोलते हैं अपन लोग इक्विलिब्रियम। क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चा पाड़ी? ये किस प्राइस पर हो रहा है? 800 प्राइस पर हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पर किसी भी तरह का प्राइस चेंज नहीं देखा जाता है। अब मेरी बात समझो, अगर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का कम है और मार्केट में सप्लाई ज्यादा, तुम ही सोचो ना, अगर सप्लायर का सामान बिक नहीं रहा है, डिमांड कम है, तो सप्लायर क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करने लगेगा, तो इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा? प्राइस विल फॉल। सिमिलरली अगली सिचुएशन देखो, डिमांड 40 है और सप्लाई 50 है, अगेन प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने प्राइस को कम कर देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, डिमांड 55 है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्रोड्यूसर अपने प्राइसेस को रेस करने लगेंगे। ठीक है ना भाई? तो ये दोनों सिचुएशन तुम्हें समझ में आई है, और मैंने अभी जो आपको डायग्राम बनाकर दिखाया हूं, मैंने यहां पर क्लियरली बनाकर दे दिया, ताकि आप नोट्स प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? पी क्या है ये भी समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज डिमांड और सप्लाई बराबर है। ऊपर वाले सिचुएशन को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं और नीचे वाले को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाया, सबको समझ में आया बच्चे पहाड़ी? चले आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। कंसेप्ट पूछा जाता है कई बार कि यार स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यार स्टेबल इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन होती है कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम से कभी कभी आप हट जाओ, तो भी मार्केट फोर्सेस आपको वापस से इक्विलिब्रियम पर ला देंगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द वन इन विच one which is displaced due to some small disturbance brings forces in operation which restores the initial equilibrium position। मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएंगे, चाहे आप इक्विलिब्रियम से भटक क्यों ना गए हो। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आई? चले आगे बढ़े भाई। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है वो यहां पर होंगे डायग्राम्स और उनका कंक्लूजन। अब मैं डायग्राम और कंक्लूजन एक एक करके आपको सिखाने जा रहा हूं। कुछ डायग्राम्स मैं बनाऊंगा, कुछ डायग्राम्स मैं आपसे बनवाने जा रहा हूं, ठीक है ना? तो कौन कौन से 18 केसेस है मैंने यहां पर आपके लिए लिख कर रखा है। ऐसे 18 केसेस हमारी फ्रैंक की बुक पे बाइफरकेट करके नहीं लिखे हैं, तो मैंने उस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और इन 18 केसेस को मैंने बाइफरकेट करके बताया है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। जैसे पहला क्या लिखा है? डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। पहला केस देखते हैं, डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अब इस बात को मैं डायग्राम से कैसे बना सकता हूं? चलो भाई, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, सबको बात समझ में आई? यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी, एकदम ये भी बात समझ में आई? ये है मेरा डिमांड, ठीक है, और ये है मेरी सप्लाई। जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है वो था मेरा इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मेरी जान कि डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई बढ़ रहा है। हमने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में एक बात तो पढ़ी है कि अगर कभी भी डिमांड बढ़ेगा या सप्लाई बढ़ेगी तो दोनों राइट साइड पर बढ़ते हैं, और कम अगर होना होता है तो दोनों लेफ्ट साइड पर कम होता है। आपने पढ़ा है ना, राइट पर शिफ्ट लेफ्ट पर शिफ्ट। बोला है सप्लाई इंक्रीज कर गई है, एस डैश एस डैश, सप्लाई इंक्रीज करी, नया इक्विलिब्रियम आ गया, ई डैश। नया प्राइस क्या आया? प्राइस फॉल हो गया, पी डैश, और क्वांटिटी बढ़ गई, क्यू डैश। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम। अब इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो क्या हो रहा है भाई? देखो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में बताओ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया है? राइट साइड पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। फिर दूसरा इंपैक्ट बताओ, प्राइस के साथ क्या हो रहा है? प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। प्राइस देखो घट रहा है, पी से पी डैश पर आ गया। और क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा जी? क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम
Q टू Q डैश, क्वांटिटी बढ़ गई कहां से? Q से Q डैश की तरफ बढ़ गई। क्या बात समझ में आई तुम लोग को? एक एक चीज क्लियर आई? तो क्या अगर मैंने ये पहला केस बनाया खुद, तो तुम लोग दूसरा केस अपने आप बना सकते हो? होमवर्क दे दूं इसको? मुझे बताओगे कंक्लूजन लिखकर कमेंट सेक्शन में। अगला पार्ट क्या है? डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई डिक्रीजेस। अभी सप्लाई डिक्रीजेस का कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी सप्लाई, ठीक है। अब अगला केस ये देखो, केस नंबर 3 देखो, सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इंक्रीजेस। अभी क्या बोल रहा है? सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है भाई, बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। प्राइस हो गया, यहां क्वांटिटी हो गया, ये है डिमांड, ठीक है बेटा, ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अभी बोला सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड किस तरफ इंक्रीज होगी? राइट साइड। ये देखो भाई, डिमांड इंक्रीज हो गई। अभी क्या इंपैक्ट आया? नया इक्विलिब्रियम में आ गया ई डैश, प्राइस बढ़ गया पी डैश, और क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो अब इसका हम कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं? हम कैसे कंक्लूजन लिखेंगे? मैं एक दो कंक्लूजन लिखता हूं, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन पे पिन करना, ठीक है ना। पहला कंक्लूजन क्या है? इक्विलिब्रियम के बारे में बताओ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट, राइट साइड ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्राइस राइजेस फ्रॉम P टू P डैश, प्राइस बढ़ रहा है P से P डैश। और थर्ड, क्वांटिटी क्या हो रही है? क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम Q टू Q डैश, क्वांटिटी बढ़ रही है Q से Q डैश के ऊपर। क्या ये भी तुम लोगों को समझ में आया? दिस इज केस नंबर 3, एग्जैक्टली समझ में आया। अब क्या केस नंबर 4 भी होमवर्क दे सकता हूं आपको? कर सकते हो। लिखा है सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड डिक्रीजेस। डिमांड किधर डिक्रीज होगा? लेफ्ट साइड पर। तो तुम इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। मैं आपके कंक्लूजन का वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में भाई। कंक्लूजन चाहिए। अरे तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर इससे क्वेश्चन पूछे कैसे आते हैं? अरे बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा लूं, इस बार मैं आपको डिफिकल्ट टाइप को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे आते हैं, उसकी भी सीरीज अलग से बनाकर दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि यार हमारे बोर्ड का जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसमें एक्चुअल में करके क्या आना है। अगला केस आते हैं। अब ये 3 केस साइमल्टेनियस शिफ्ट के मैं बताने जा रहा हूं, और ये 3 केस तुम बता के दिखाना, ठीक है ना। पहला केस देखते हैं, केस नंबर 5। एक्सक्यूज मी। बोला है डिमांड जितनी बढ़ रही है उतनी सप्लाई भी बढ़ रही है। साइमल्टेनियस शिफ्ट का केस है। क्या कह रहा है? जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ही सप्लाई बढ़ रही है। चलो बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई, यहां बेटा प्राइस, क्वांटिटी। पहले ओरिजिनल सिचुएशन पर आ जाओ, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। जहां कट कर दिया वो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी क्या बोल रहा है? जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ही सप्लाई बढ़ रही है। तुम चाहो तो स्केल से नाप के बना सकते हो यार। जितनी डिमांड बढ़ रही है, ये डी डैश हो गई, उतनी ही सप्लाई भी बढ़ रही है। दोनों बढ़ेंगे तो राइट साइड। अभी ये बताओ, क्या इसका तुम कंक्लूजन लिख सकते हो? कंक्लूजन क्या आया? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, प्राइस इज कांस्टेंट एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम Q टू Q डैश। सब बच्चों को समझ में आया? केस नंबर 5 जो मैंने कराया है, इज इट क्लियर टू यू रिलीजियसली? अगले बात पर आ जाएं। लिखा है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई थोड़ी सी बढ़ रही है। चलो यार ये भी केस करके दिखा देता हूं, यहीं पर बता के दिखाऊं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है? डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई, डिमांड को ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। बोल रहा है सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई, सप्लाई को थोड़ी इंक्रीज कर दिया। देखो ना, सप्लाई थोड़ी इंक्रीज की, डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर दी, नया इक्विलिब्रियम ई डैश, प्राइस बढ़ के हो गया पी डैश, क्वांटिटी बढ़ के हो गई क्यू डैश। तो इसका सोल्यूशन, इसका नरेशन क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। सब बच्चों को समझ में आ रहा है?
एकदम अच्छे से लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बनाना भी आ रहा है ना केस। अब अगला केस देखा जाए। अगला केस क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। कहना क्या चाहता है, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है और डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है। चलो ये भी करके दिखा देते हैं। ये केस क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, जिस बच्चों को ये डायग्राम बनाना क्लियर हो गया, समझ लो ये चैप्टर आपके लिए चुटकी में बजाओ फेविक्विक हो जाएगा। डिमांड डिमांड, सप्लाई सप्लाई, इक्विलिब्रियम, ये प्राइस है बेटा और ये क्वांटिटी। अब बोल रहा है सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, लो भाई सप्लाई ज्यादा बढ़ा दी, और बोला डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, लो भाई डिमांड थोड़ी सी बढ़ा दी। देखो डिमांड थोड़ी सी, सप्लाई ज्यादा सी, नया इक्विलिब्रियम ये P डैश और Q डैश। इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ है, डाउनवर्ड राइट, प्राइस फॉल हुआ है P से P डैश और क्वांटिटी राइज हो गई Q से Q डैश। क्या तुम लोग मेरे को अगले 3 केसेस एज अ होमवर्क सॉल्व कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी सिमिलर अगेन। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो भाई डिक्रीज मतलब लेफ्ट साइड होगा, तो इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर। स्पेशल केसेस हैं हमारे पास 8, बड़े सिंपल है, लेकिन अब ये तुम समझोगे और तुम्हारे लिए बहुत आसान पढ़ने वाला है। जैसे पहला 11 और 12 केस हम लोग एक ही डायग्राम पर बनाकर आपको दिखा देंगे। आपसे एग्जाम में हो सकता है अलग अलग पूछ ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखा है डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। सुनो भाई, बोला डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ये बताओ परफेक्टली इलास्टिक का हम लोग ने डायग्राम कहां सीखा था, हम लोगों ने इलास्टिसिटी में सीखा है ना। अगर कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक होगी तो वो ऐसे बनेगी, पक्की बात। और ये सप्लाई है और इक्विलिब्रियम ये हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। दो केस हो गए, सप्लाई इंक्रीज कर रहा है या सप्लाई डिक्रीज कर रहा है। अगर सप्लाई इंक्रीज करेगा तो राइट साइड सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी ना, नया इक्विलिब्रियम किधर आ जाएगा E, नया क्वांटिटी क्या आ गया Q डैश। बात समझ में आया, इक्विलिब्रियम राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गया Q से Q डैश। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रखा हो कि भाई क्वांटिटी सॉरी हमारी सप्लाई फॉल हो रही है, तो बना देते हैं S डैश S डैश, नया इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा भाई E डबल डैश, और यहां पर सप्लाई लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई है, तो प्राइस कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है और क्वांटिटी फॉल हो गई फ्रॉम Q टू Q डैश। तो ये केस बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं है, सबको एकदम क्लियर हो गया ना केस नंबर 11 एंड 12। अच्छा ऐसे ही क्या डिमांड, मैंने बताया डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, तो ऐसे ही सप्लाई भी तो परफेक्टली इलास्टिक हो सकती है ना। चलो बना के दिखाऊं। अगर मैंने बोला कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो बेटा ये हो जाएगा सप्लाई कर्व, बेटा ये हो गया डिमांड कर्व, है कि नहीं है। तो ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी ये प्राइस। अब अगर मैं बोलूं डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड राइट साइड इंक्रीज कर लेगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगा Q से Q डैश। और अगर मैंने ये बोला बेटा जी कि डिमांड फॉल हो रही है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम भी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और क्वांटिटी भी फॉल हो जाएगी Q से Q डबल डैश पर। क्या सब बच्चों को परफेक्टली इलास्टिक वाला केस समझ में आ गया, एकदम क्लियर है कि नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना बच्चा। आगे बढ़े, अगले 2 केस करा जाए, चलो बढ़ते हैं। चलो बेटा हम लोग देखते हैं अगला केस। अब हमें 15-16 केस क्या कह रहा है कि डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, या डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे होगा, ये भी हम लोगों ने डिग्रीज वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। परफेक्टली इनइलास्टिक की बात आएगी तो वो हमेशा ऐसे बनेगा, ये डिमांड कर्व हो गया बेटा जी, ये सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ना। बात समझ में आई। अब मैं बोलूं सप्लाई इंक्रीज कर रहा है तो सप्लाई राइट साइड इंक्रीज करेगा, सप्लाई राइट साइड इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। और अगर सप्लाई फॉल कर रहा है तो सप्लाई लेफ्ट साइड फॉल करेगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस फॉल कर जाएगा।
क्या ये बात समझ में आई? दोनों केस एकदम क्लियर हो गए। अब इसी का अगला केस देखो। अब क्वेश्चन में बोल दिया, मान लो सप्लाई इनइलास्टिक है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये लो भाई, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो गई, ठीक है ना। ये क्वांटिटी हो गया, ये सप्लाई है, एंड दिस इज योर डिमांड कर्व। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस हो गया। मैं बोल रहा हूं डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड राइट साइड इंक्रीज करेगा, नया इक्विलिब्रियम ई डैश, नया प्राइस पी डैश। मैं बोल रहा हूं डिमांड फॉल हो गया तो डिमांड लेफ्ट साइड फॉल हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस फॉल हो जाएगा, क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। चलो बच्चा पार्टी, हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग प्राइस कंट्रोल बोलते हैं। इसके अंदर दो तरीके हैं। एक चीज पढ़ेंगे प्राइस सीलिंग के बारे में, एक चीज पढ़ेंगे हम लोग प्राइस फ्लोर के बारे में। एंड बिफोर आई बिगिन, अभी आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन मैं आपके लिए दो डायग्राम्स बनाने जा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये ग्राफ्स बनाने कैसे हैं। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो ग्राफ का ही है बेटा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप ग्राफ अच्छा बनाएं, ठीक बनाएं, ठीक है ना भाई। चलो आओ मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइस सीलिंग का ग्राफ कैसा बनेगा। इधर बनाता हूं मैं प्राइस सीलिंग और इधर बनाता हूं प्राइस फ्लोर, अगल बगल बनाकर दिखा रहा हूं इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अगली पीपीटीज में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा देखते हैं प्राइस सीलिंग क्या होता है। यार हमारे देश में ना प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन से किया जाता है। क्या किया जाता है, आओ जरा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। यहां पर प्राइस है और यहां पर क्वांटिटी है, ठीक बच्चा पार्टी। ये है हमारा डिमांड और ये है हमारा सप्लाई, और ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अच्छा अभी आपको एक चीज पता है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। ये तो आपको पता है ना बच्चा। अब देखो प्राइस सीलिंग क्या किया जाता है। प्राइस सीलिंग मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे देश में बड़े नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कुछ मेडिसिन हो गए, सॉल्ट हो गए, तो चाहे वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर बिक रहे हों, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट बोलती है कि ये तो भाई नेसेसरी प्रोडक्ट हैं, आप इसको इक्विलिब्रियम प्राइस पर नहीं बेच सकते हैं, आपको इसे इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाले प्राइस पर बेचना पड़ेगा। दिस इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग हमेशा होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाला प्राइस, जिसकी वजह से किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोग को, सब बच्चों को ये बात समझ में आई कि प्राइस सीलिंग लगाया कहां जाता है। सिमिलरली प्राइस फ्लोर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। आओ प्राइस फ्लोर समझते हैं। प्राइस फ्लोर पे ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर प्राइस फ्लोर लगाया जाता है, ठीक है ना। प्राइस फ्लोर किस पे लगाया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। चलो देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये क्वांटिटी। ये क्या पोजीशनिंग होती है इसकी, एक्सेस सप्लाई, ठीक है ना। और इसके नीचे वाला सिचुएशन क्या होता है, एक्सेस डिमांड। अब मेरी बात समझना भाई, सरकार इंटरवीन करती है और सरकार बोलती है कि कई बार किसानों को उनकी फसल का ठीक रेट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उनको ठीक रेट देने के लिए आपको जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसके ऊपर वाला प्राइस सेट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है एक्सेस सप्लाई की, मतलब सामान मार्केट में एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, और जब एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा तो गवर्नमेंट खुद ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीद लेता है फ्रॉम द फार्मर्स टू मेंटेन द बफर स्टॉक। तो प्राइस सीलिंग में कौन सा प्राइस होता है, प्राइस फ्लोर में कौन सा प्राइस होता है, ये बात तुम्हें समझ में आई अच्छे से। चला इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के ऊपर अब हम लोग आने जा रहे हैं। आओ जरा देखते हैं कि मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग किसे कहते हैं। प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट पर आओ तो प्राइस सीलिंग बोला जाता है बच्चा पार्टी इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस
which suppliers can charge for a particular good or services। मतलब ये मैक्सिमम पैसा है जो एक सप्लायर चार्ज कर सकता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और ये मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम से नीचे वाला प्राइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नीचे वाले प्राइस में प्रॉब्लम क्या आती है, एक्सेस डिमांड। इसको हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जब भी देना होगा ना, तो आपको बहुत ध्यान से एक्सप्लेनेशन देना है, बिकॉज ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है और मैम तुम्हारा स्कूल में यही नंबर काट देंगी। सबसे पहले आपको समझाना होगा कि यार एट OP2 क्या है। OP2 मतलब ये वाले प्राइस पर क्या हो रहा है, इस वाले प्राइस पर क्या हो रहा है। एट OP2 ये सप्लाई है, सप्लाई कितना हो जाएगा OQ1। एट OP2 सप्लाई इज OQ1 और डिमांड कितना है OQ2। डिमांड कितना है OQ2। अगर मैं इस प्राइस पर देखूं तो सप्लाई मेरी क्या है OQ1 और डिमांड मेरा कितना है OQ2। इनके बीच का जो डिफरेंस है OQ2 माइनस OQ1, OQ2 माइनस OQ1 क्या बचकर आएगा, बीच वाला पोर्शन जिसको बोलेंगे Q1 Q2 या KL, जो कि हमारा कहलाता है शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड जब भी होगी तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, आओ जरा देखा जाए। इसी बात को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और सेम आंसर आप लिख कर आओगे, आपको बोर्ड्स में भी और इंटरनल एग्जाम्स में भी नंबर मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार हमको बताना पड़ेगा कि यार प्राइस सीलिंग लाया कैसे। इफ द प्राइस सीलिंग इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज OP1, क्या बता रहा है, अगर हम लोग प्राइस सीलिंग को OP0 से बढ़ाकर OP1 पर कर दें तो क्या होगा, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। एट दिस पॉइंट देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। उस पॉइंट पर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई, मैंने बताया। लेकिन प्राइस सीलिंग मस्ट बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इफ गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस एट OP2 इट विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज। मैंने बताया क्या कि अगर OP2 पर आपने गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी, एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज की। वो कैसे निकाला, वो आपने KL अभी इस तरह से निकाला है, मैंने आपको समझा भी दिया। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। अभी होता क्या है, जब भैया प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि लोग ज्यादा सामान मांग रहे हैं और सेलर के पास सामान बेचने को है नहीं, तो क्या करेगा, सेलर सामान बेचेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, पहले आओ पहले पाओ की स्कीम। दूसरा क्या है, सेलर्स की प्रेफरेंस पर सामान मिलने वाला है। सेलर्स की प्रेफरेंस क्या होती है, अगर किसी सेलर का जानने वाला है कोई तो उसको पहले सामान दे देगा। राशनिंग का मतलब क्या, कोटा फिक्स कर देना कि एक परिवार को या एक बंदे को एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ प्रोडक्ट्स ही मिलने वाले हैं। क्या सब बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इससे नया प्रॉब्लम क्या अराइज हो जाएगी, जब एक्सेस डिमांड जैसी सिचुएशन होती है, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग और प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम अराइज होती है। कौन सी, यहां पर प्रॉब्लम अराइज होती है ब्लैक मार्केटिंग की। ब्लैक मार्केटिंग का क्या मतलब है, काला बाजारी जिसको बोलते हैं। लोग होल्ड कर लेंगे सामान और हाई रेट पर मार्केट में बेचने लग जाएंगे। क्या सबको बात समझ में आ गई है। अब आते हैं प्राइस फ्लोर को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। प्राइस फ्लोर क्या होता है, आओ देखते हैं। मिनिमम प्राइस एट विच सेलर में सेल अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। मिनिमम प्राइस मतलब जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस होता है, अभी मैंने समझाया भी। सपोज गवर्नमेंट फिक्सेस द फ्लोर प्राइस एट OP2, इस पॉइंट पर OP2 पर फिक्स किया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी एक्सेस सप्लाई की। एट OP2 सप्लाई इज OQ2, एट OP2 सप्लाई कितना है OQ2 एंड डिमांड कितना है OQ1। इनके बीच का डिफरेंस क्या है Q1 Q2, जिसको हम लोग एक्सेस सप्लाई बोलेंगे, या इसको आप डिनोट कर सकते हो GH पॉइंट से। अब इस केस में होता क्या है, जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो माल बिकेगा नहीं। जब माल बिकेगा नहीं तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और गवर्नमेंट किसानों से डायरेक्ट सामान खरीद लेगी, जिसको टू मेंटेन द बफर स्टॉक, राष्ट्रीय खजाना मेंटेन करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस फ्लोर। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है, आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। ये छोटा सा पोर्शन था जो हमारा बाकी था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा यहां तक की सारी पढ़ाई। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स का चैप्टर। काफी कूल, काफी बढ़िया, काफी बेहतरीन चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का चैप्टर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, बाबू बाबू बच्चा बच्चा, ये प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई, प्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो, मतलब लोग चाहते हैं उसको कंज्यूम करना एंड वो रेडी हो कुछ ना कुछ प्राइस पे करने के लिए, उसको बोलते हैं आप लोग प्रोडक्शन।
तो एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। मतलब जैसे मान लो लकड़ी है, ठीक है ना, वुड लॉक से, और वुड लॉक से आपने फर्नीचर बना दिया, तो आपने क्या किया, उसकी फॉर्म चेंज करके यूटिलिटी क्रिएट की। मान लेते हैं कोई गुड्स है जो लेट्स से कश्मीर में इस्तेमाल नहीं होता, लेट्स से सैंड है, ठीक है ना, सैंड अपने समंदर किनारे बहुत सारी है, लेकिन सैंड कंस्ट्रक्शन में काम आती है यूपी के अंदर। तो सैंड को ओशियंस के पास से यूपी के अंदर ट्रांसफर करना, आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यूटिलिटी क्रिएट कर दी, उस यूटिलिटी को बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। समर्स के कपड़े विंटर्स में काम नहीं आते, विंटर्स के कपड़े समर्स में काम नहीं आते, ये क्या हो जाएगा, ये टाइम यूटिलिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही? प्रोडक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज में यूटिलिटी को ऐड कर देना आपके लिए प्रोडक्शन कहलाएगा। समझ में आया? अब बात मुद्दे की यह है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल भाषा में इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बोलते हैं। सर ये वही रिलेशनशिप है जिसमें मैं हूं? नहीं बेटा, ये उस रिलेशनशिप की बात हो ही नहीं रही है, वो वाला रिलेशनशिप तुम्हारे घर पे पता चलेगा, ठीक है ना सीधा। मैं जिस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, इनपुट और आउटपुट के फंक्शनल रिलेशनशिप को अपन लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। लेकिन इम्तिहान में क्या लिखना होगा वो समझते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स व्हेन द बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक अवेलेबल इज यूज्ड। तो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एल फॉर लेबर एंड के फॉर कैपिटल। के फॉर क्या है? कैपिटल। मतलब क्या है, इनपुट को इस तरह से इस्तेमाल करो कि मैक्सिमम आउटपुट आप क्रिएट कर सकें, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सब बच्चों को एकदम बात समझ में आ रही, प्यारी प्यारी बातें लग रही हैं। अब आते हैं शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है, इसके ऊपर जिक्र करने के लिए चलो भाई देखते हैं। शॉर्ट रन क्या है? इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ वन और मोर इनपुट्स कॉल्ड द फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड। शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका उल्टा होता है मेरी जान लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब होता है जहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होंगे, वहां सारे के सारे फैक्टर्स को वेरिएबल रखा जाता है। तो शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फिक्स फैक्टर होता है, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता। अब देखते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ठीक है ना भाई। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है आओ समझते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ओनली वन यूनिट या वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। कहना क्या चाहते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर होगा, बाकी के सारे फैक्टर्स को फिक्स रखा जाता है किसके अंदर? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। वेयर एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होगा और सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर होंगे। ये नोट्स आपके लिए बड़े शानदार हैं। इट स्टडीज द चेंजेस इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आर चेंज्ड साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं है। चलें भाई आगे बढ़ा जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं हर बार की तरह, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, समझना। आपने एक ऑरेंज जूस बेचना चाहते हो, जूस पिला दो ऑरेंज का, वही वाली बात हो रही है, ठीक है। ऑरेंज जूस बनाते हैं आप, मान लेते हैं। तो ये क्या है, ये है जूसर और ये क्या है, ऑरेंजेस। जूसर हमारा फिक्स फैक्टर, क्योंकि जितने भी ग्लास जूस निकालना हो आप निकाल सकते हो, बार बार नया जूसर खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी ऑरेंजेस हैं वो सब क्या है हमारे लिए, वेरिएबल फैक्टर हैं। तो जूसर फिक्स फैक्टर है और ऑरेंजेस वेरिएबल फैक्टर हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन रिटर्न्स टू अ फैक्टर किसको कहा जाता है। चलो भैया देखते हैं। अब हम इसके अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चा पार्टी, उसका नाम है टोटल प्रोडक्ट, फिर पढ़ेंगे एवरेज प्रोडक्ट और फिर पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड during some specified time period by combining a particular quantity of variable factor with a given quantity of fixed factor। कहना क्या चाहते हैं, जब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर कंबाइन होंगे उससे हम जितना टोटल प्रोडक्शन करेंगे उसको टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। अगर टोटल प्रोडक्ट को बाबू हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो क्या कंसेप्ट निकल कर आएगा, एवरेज प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़े।
मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है बेटा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट पे जितना चेंज आ रहा है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है। लिखा भी है मैंने, चेंज इन टीपी रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। निकालते कैसे? चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, या टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको कराने की कोशिश करता हूं। चलिए शुरू करें। भाई आपके सामने एक शेड्यूल लेकर आया हूं जिसमें यूनिट्स और टीपी दे रखे हैं। अब हमें इससे एपी निकालना है, फिर हमें इससे एमपी निकालना है, फिर इसको ड्रॉ करके भी मैं दिखाऊंगा। चलो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आओ जरा देखा जाए। चलो 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 बनाओ भाई। तो 0 यूनिट पे टीपी डैश है तो एपी भी डैश एमपी भी डैश। अब एपी कैसे निकालते हैं? टीपी डिवाइड बाय यूनिट्स, 100 डिवाइड बाय 1 इज 100, 220 डिवाइड बाय 2 इज 110, 360 डिवाइड बाय 3 इज 120, 520 डिवाइड बाय 4 is 130, 650 डिवाइड बाय 5 is 130 again, 750 डिवाइड बाय 6, 6 1 times 6, 1 5, 6 2 are 12, 3 0, 125, 840 डिवाइड बाय 7, 120, 880 डिवाइड बाय 8 is 110, 880 डिवाइड बाय 9, 9 9 81, और फिर 70, 9 7 63, 709 97.7, फिर ये आएगा 83, 770 डिवाइड बाय 7 इज 70। ये हमने निकाला एवरेज प्रोडक्ट। सबको निकालना आ गया? कैसे निकालेंगे? सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो। अब निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? चेंज इन टीपी। चेंज इन टीपी मतलब 100 माइनस 0 इज 100, 220 माइनस 100 इज 120, 360 माइनस 220 इज 140, 520 माइनस 360 इज हाउ मच? 0, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 160, 650 माइनस 20 तो 50 और 80, 130। चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना किया हो मैंने। 750 और 650 में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100, 840 माइनस 750 90 आएगा ना। देन 880 माइनस 40 इज 40, 880 माइनस 880 इज 0, 830 माइनस 80 माइनस 50 और माइनस ये आ जाएगा 30 और 30 60। सब बच्चों को निकालना आया कि हमने टीपी से एपी कैसे निकाला है और एमपी कैसे निकाला है। होपफुली आप अब एपी से टीपी भी निकाल सकते हैं और एमपी से भी टीपी आप निकाल सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम बनाने जा रहे हैं एक एक डायग्राम और सबका चेक करने जा रहे हैं कि बिहेवियर क्या होगा। चलो बढ़ते हैं। चलो भाई, हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। आओ समझते हैं, एपी और एमपी का डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं तुम्हें कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो बेटा जी, मेरे साथ साथ सब बच्चे डायग्राम बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहां पर बनाएंगे अपन लोग एपी और एमपी और यहां बनाएंगे यूनिट्स। बहुत ध्यान देना, यह है हमारा एमपी का डायग्राम। मार्जिन पर फ्री हैंड बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बनाने जा रहे हैं एपी का डायग्राम। दिस इज एपी। एपी का ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब समझो ये डायग्राम क्या कह रहा है। ये डायग्राम बोलता है व्हेन एमपी इज मोर देन एमपी। लिखो भैया, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी इज राइजिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है डायग्राम से? जब तक एमपी ज्यादा था एपी से, एपी बढ़ रहा था। बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। या हम ये भी लिख सकते हैं जब एमपी और एपी कट करते हैं, एपी वहां पर मैक्सिमम है, यहां पर एपी कांस्टेंट या मैक्सिमम है। कांस्टेंट के ब्रैकेट पे लिख लो मैक्सिमम है। अगली बात क्या होती है? तीसरा पॉइंट, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। जब एमपी कम हो गया एपी से, एपी फॉल करने लगा। अब तुम लोग वीडियो तुरंत पॉज कर लो और ये मेरे साथ साथ लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले बढ़े अगले रिलेशनशिप की तरफ आ जाएं। भाई अगला रिलेशनशिप है हमारा टीपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप।
आओ जरा देखते हैं, पहले इसके डायग्राम बनाते हैं। दो डायग्राम बनाओ, एक ऊपर बनाओ एक नीचे, आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। ये यूनिट्स हैं, हालांकि मैं बना तो एक ही डायग्राम में भी सकता हूं, लेकिन आईएससी बोर्ड के अंदर चीजें जैसे बनाई गई हैं वैसे बनाई जा रही हैं। ठीक है, यूनिट्स यहां और एमपी यहां। चलो भाई बनाते हैं। ये टीपी का डायग्राम है, फ्री हैंड बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा जी ये एमपी का डायग्राम है। आओ समझते हैं हो क्या रहा है। देखो पहला पॉइंट लिखो मेरे साथ साथ, एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव टीपी इज इंक्रीजिंग। क्या लिखा मैंने? देखो इस जीरो से पहले, इस जीरो से पहले एमपी पॉजिटिव है, जब तक एमपी पॉजिटिव है टीपी इंक्रीज कर रहा है। करेक्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज मैक्सिमम। क्या बोला मैंने? जिस पॉइंट पर एमपी जीरो हो गया उस पॉइंट पर टीपी मैक्सिमम हो गया। यह भी बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी फॉल्स। क्या कहना चाहता हूं मैं? जब एमपी देखो नेगेटिव हो गया, टीपी फॉल करने लगा। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम अच्छे से ये भी रिलेशनशिप तुम्हें क्लियर हो गया है। चलें बढ़ा जाए, अगले टॉपिक की तरफ आ जाऊं। अगला टॉपिक है हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। ये हमारी किताब में अलग से मेंशन्ड है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अंदर ही हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आओ जरा देखा जाए कि ये होता क्या है। सबसे पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना? उससे पहले रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या? देखो, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड when quantity of one factor is increased while that of other factors remain constant। मतलब एक फैक्टर कांस्टेंट है, एक फैक्टर को वेरिएबल किया जा रहा है, तब मेरी क्वांटिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। अब इसमें तीन स्टेजेस हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आओ समझो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच additional unit of variable factor combined with fixed factor adds more and more to the total output। क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है? जब एक फिक्स फैक्टर के साथ बहुत सारा वेरिएबल फैक्टर अटैच हो रहा है तो मेरा कितना आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। अगली स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड्स द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। मतलब कहने का मतलब, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर मैंने अगर 2 लेबर बढ़ाए तो मेरा आउटपुट 4 यूनिट से बढ़ गया, उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मैंने 2 लेबर बढ़ाए और मेरा आउटपुट भी 2 यूनिट से बढ़ा, उसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। और तीसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब मैंने 2 लेबर बढ़ाए और मेरा आउटपुट सिर्फ 1 यूनिट से बढ़ेगा तो उसे बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड्स लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट। सब बच्चों को अब यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? तो चलो भाई, मोटा माटी बात यह है कि आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब जब भी कोई लॉ आता है तो उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख कर आना पड़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पोर्शन जो होने जा रहा है वो है इसका डायग्राम। तो आराम से दिल थाम के बैठिए, वीडियो को पॉज करिए और मेरे साथ साथ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 100% पेपर में आएगा, कोई इफ बट है ही नहीं कि यह क्वेश्चन ना आए। पेपर में आना ही आना है, किसी भी रूप में पूछा जाएगा। चलो भाई आओ मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे सभी लोग। यहां लिखेंगे यूनिट्स, यहां बनाएंगे हम टोटल प्रोडक्ट, फिर यहां लिखेंगे यूनिट्स या आउटपुट, यहां लिखेंगे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो मेरे साथ साथ बनाएंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना? चलें मैं बनाता हूं। ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब मैं आपको हिंट देता हूं, जहां पर टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट है वहां से एक लाइन खींचो, वहां से लाइन खींची, फिर जहां से ये यहां इस जगह से लाइन खींचो।
खींचा और जहां से ये स्लोप चेंज हो रहा था यहां से लाइन खींचो, ऐसे खींचो सभी लोग, जल्दी जल्दी खींचो। इस पॉइंट को बोलो L1, इस पॉइंट को बोलो L2, इस पॉइंट को बोलो L3। मार्क कर दो L1, L2, L3। अब कुछ बात बहुत ध्यान से देखना, इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम लोग पॉइंट नंबर M, यहां से एक बना दो टेंजेंट। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसलिए क्योंकि यहां से स्लोप ऑफ टीपी चेंज होता है, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब सब बच्चे एमपी ध्यान से बनाना, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एमपी हमारा हाईएस्ट आएगा और फिर हमारा एमपी जहां पर ये हाईएस्ट है, टीपी वहां पर 0 हो जाएगा। ये बन गया हमारा एमपी कर्व। क्या बात समझ में आ रही है? एपी कैसे बनेगा? एपी 0 से शुरू होगा और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर कट करेगा एमपी को, फिर वहां से फॉल होने लगेगा। दिस इज योर एपी कर्व। बहुत ध्यान से याद रखना, जो L3 के बियॉन्ड है ये होती है स्टेज 3, ये होती है स्टेज 3। L2 से L3 स्टेज 2 और L2 से पहले स्टेज 1 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा। किस तरह से बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को मार्क कर दो M से, इस पॉइंट को मार्क कर दो A से, साथ में एक टीपी कर्व भी बना दो, बिकॉज टीपी कर्व भी हमारी किताबों में बनाकर दिया है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बना है। एक ये शेडेड लाइन बना देंगे, टीपी कर्व बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, एक शेडेड लाइन बना देंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 स्टेजेस से मिलकर बना है। डायग्राम अच्छे समझ में आ रहा है तुमको? 3 स्टेजेस से मिलकर बना है। एक एक करके सारी स्टेज को समझते हैं। पहली स्टेज देखते हैं, पहली स्टेज देखते हैं, फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ के ऊपर। पहली स्टेज है हमारी बच्चा पार्टी लॉ ऑफ या स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या नाम है इसका? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इस स्टेज में होता क्या है? इस स्टेज में टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड सब्सिक्वेंटली इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्या बोला मैंने? स्टार्टिंग में टीपी बहुत तेजी तेजी से इंक्रीज करता है, लेकिन लेटर ऑन टीपी हमारा उतनी तेजी से इंक्रीज करना बंद कर देता है। इसी स्टेज में क्या होता है? एमपी इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? एमपी बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है और उसके बाद फॉल करने लगता है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए डायग्राम से। तीसरी बात, इन दिस स्टेज एपी इंक्रीजेस थ्रू आउट एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम। पहली ही स्टेज में एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या यही 3 पॉइंट आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है? क्या बोला? पहले टीपी तेजी तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। पहली स्टेज में एमपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, फिर फॉल होने लगता है। पहली स्टेज में एपी बढ़ता है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। यही तो मैंने बात समझाई आपको, है कि नहीं बात? अगली स्टेज देखा जाए, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किसे बोलते हैं? आओ देखो, सेकंड स्टेज है बच्चा पार्टी हमारी स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है? टीपी धीरे धीरे बढ़ता है, टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड इवेंचुअली रीचेस इट्स मैक्सिमम। सेकेंड स्टेज में टीपी धीरे धीरे बढ़कर अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। फिर क्या हो रहा है? इन दिस स्टेज एमपी कंटिन्यूज टू फॉल एंड रीचेस 0। क्या होता है सेकेंड स्टेज में? एमपी लगातार फॉल करता रहता है और अपने 0 को टच कर देता है। इसी स्टेज पे क्या होता है? एपी कंटिन्यूज टू फॉल, एपी लगातार फॉल होता ही रहता है। अब जरा ये बात मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं। सेकंड स्टेज जो ये L2 से L3 है, टीपी बढ़ता है धीरे धीरे और अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है। एमपी फॉल होके अपने 0 को टच करता है और सेकंड स्टेज में एपी कंटिन्यूज टू फॉल। समझ में आ रही है? थर्ड स्टेज के ऊपर आते हैं बेटा। थर्ड स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स क्यों? बिकॉज इस स्टेज में टीपी फॉल होना शुरू करता है और एमपी नेगेटिव बन जाता है। इस स्टेज में टीपी फॉल होना शुरू करता है एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी कंटिन्यूज टू फॉल। एपी कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता, एपी बस फॉल करता रहता है। चलो इसी बात को डायग्राम के थ्रू समझाऊं। थर्ड स्टेज देखो, टीपी मैक्सिमम पॉइंट से फॉल होने लगा,
एपी भी फॉल हो रहा है और एमपी नेगेटिव बन गया, इसीलिए इस स्टेज को लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहा जाता है। और बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये तीनों स्टेजेस मर्ज होकर बनती हैं, तो तीनों स्टेजेस को कंबाइन हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब आते हैं और अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहना क्या चाहता है, as more and more units of variable factors are applied to a given quantity of fixed factor, TP may increase at an increasing rate initially, but eventually it will increase at a diminishing rate। कहना क्या चाहता है कि जब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किए जाते हैं तो स्टार्टिंग में टीपी तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन इवेंचुअली टीपी धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। इस चीज को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ। और हर लॉ किसी ना किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अजम्पशन क्या है, आओ देखते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट, मतलब कोई टेक्नोलॉजी में नया चेंज नहीं आएगा, जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। सेकंड, इट इज अज्यूम्ड दैट सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरिड, कुछ इनपुट्स को फिक्स माना गया है, बाकी सारों को वेरिएबल माना गया है। तीसरा क्या लिखा है, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस एंड आर इक्वली एफिशिएंट, सारे जो इनपुट्स यूज किए जा रहे हैं वो होमोजीनियस मतलब एक जैसे हैं और इक्वली एफिशिएंट मतलब उनका आउटपुट भी बराबर बराबर है। तो ये है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में लिखकर क्या आना आता है, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखेंगे, फिर असम्पशन लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। अब आजकल बड़ा एक स्पेशल क्वेश्चन आने लग गया है कि यार आपको एक शेड्यूल दिया होगा और बोला जाएगा कि मार्क करो कहां से कहां तक स्टेज नंबर 1 है, कहां से कहां तक स्टेज नंबर 2 है और कहां से कहां तक स्टेज नंबर 3 है। यार ये सेम शेड्यूल हम लोगों ने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। आओ जरा देखते हैं कि स्टेज को कैसे पहचाने। यार मैंने पहली स्टेज, देखो सबसे आसान बताऊं, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज में सबसे आसान होता है तीसरी स्टेज को पहचानना, बिकॉज तीसरी स्टेज होती है नेगेटिव रिटर्न्स, जहां से एमपी नेगेटिव शुरू हो रहा है वो स्टेज नंबर 3 है। तो ये देखो यहां से एमपी नेगेटिव शुरू हो रहा है, तो ये 10 और 11 यूनिट्स स्टेज नंबर 3 है। अब स्टेज नंबर 1 देख लो, स्टेज नंबर 1 में क्या होता है, एपी अपने मैक्सिमम को टच करता है। एपी मैक्सिमम कहां है, एपी मैक्सिमम ये है 130, तो यहां तक स्टेज नंबर 1 हो गई। इसका मतलब जो बीच में बची वो स्टेज नंबर 2 हो गई। क्या बात समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यूज में या कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में कि कहां पर स्टेज 1 है, कहां पर स्टेज 2 है, कहां पर स्टेज 3 है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चा पार्टी, वो है यार इसके कॉजेज क्या हैं। यार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कॉजेज क्या हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम डिटेल में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉजेज क्या हैं। मैंने आपके सामने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। मान लो मेरे पास 3 मशीनरी है, M1, M2 और M3, और हर मशीन पर मैंने, अब देखो मशीन क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गई। मशीन क्या है, फिक्स फैक्टर। मशीन क्या है, फिक्स फैक्टर। और उसके ऊपर जो लेबर काम कर रहा है ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर। मैंने क्या बताया, हर मशीन पर मैंने एक एक बंदा लगा रखा है और मैं ये बोल सकता हूं ना कि पूरी सारी मशीनरी मेरी ऑप्टिममली यूटिलाइज हो रही, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर हो रहा है। जब हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। पहला स्टेज, पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब हमको पता है कि एक मशीनरी पर एक लेबर काम करेगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वहां पर एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। अब आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कॉजेस समझने के लिए। इसका पहला पॉइंट लिखा है डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। देखो अभी तक हर मशीनरी पर एक लेबर काम कर रहा था ना, अब मैंने वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया, एक एक लेबर और डाल दिए। जब लेबर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो पहले से बढ़िया प्रोपोर्शन चल रहा था, पहले से बढ़िया तरीके से आपके सारे फिक्स फैक्टर यूटिलाइज हो रहे थे, अब वो यूटिलाइज होना बंद हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, टीपी बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो यहां पर निकल कर आती है वो होती है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहना क्या चाहते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो एक लेबर है, जो एक फैक्टर है,
दूसरा फैक्टर उसके बराबर का एफिशिएंट नहीं होगा। ऐसे तुम ही समझो ना, एक लेबर ए है, एक लेबर ए है बाबू, और एक लेबर बी है, दोनों की एफिशिएंसी क्या बराबर हो सकती है? नहीं, कभी बराबर नहीं हो सकती, दोनों लोग अलग अलग हैं। वैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इनपुट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी भी अलग अलग है। ठीक है ना बेटा? अगली बात पर आते हैं। अगला थर्ड स्टेज और जो लास्ट स्टेज है वो है कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है? अब मैंने वेरिएबल फैक्टर और बढ़ा दिया, तीसरा मैंने लेबर यहां पर डाल दिया हर मशीनरी पर, तो जरूरत से ज्यादा जब लोग हो जाएंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आने लगेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे और प्रोडक्शन फॉल करने लगेगा। ठीक है ना? सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में देखा था नेगेटिव रिटर्न्स में मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक आदमी बोलेगा तुम करो, दूसरा बोलेगा तुम करो, तीसरा बोलेगा तुम करो, ये वाली प्रॉब्लम आने लग जाएगी। चलो भाई, हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक है हमारा कि किस स्टेज में प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है कि प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट इन स्टेज नंबर 2। क्यों स्टेज नंबर 2 पर? बिकॉज स्टेज नंबर 2 पर प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, टीपी मैक्सिमम पर होता है, और जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मैक्सिमम पर होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो यहां लिखता है मैंने, ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन firm would want to produce in stage number 2. Under no circumstances a rational producer would want to operate in stage number 3, because वहां पर MP नेगेटिव है, नेगेटिव रिटर्न्स होता है, TP फॉल होता है। A rational producer would not like to operate in stage number 1 because throughout this stage AP is rising. प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, इसलिए स्टेज नंबर 1 पर भी हमको कंक्लूड नहीं करना है। जाते जाते एक टॉपिक और लिख लेते हैं, रिटर्न्स टू स्केल क्या है? भाई लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, तो जैसे शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, वैसे लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल होता है। अब रिटर्न्स टू स्केल में भी 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है? मान लो मैंने इनपुट बढ़ाए 10% से और आउटपुट बढ़ रहा है 25% से, उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब इनपुट कम प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हैं, आउटपुट ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है? अगर मैंने इनपुट बढ़ाए हैं 10% से, आउटपुट भी मेरा 10% से ही बढ़े, उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैसे बोलेंगे? मान लो मैंने इनपुट बढ़ाया है 10% से और आउटपुट मेरा सिर्फ 8% से ही बढ़ रहा है, तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन इनपुट, कांस्टेंट मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इनपुट, और डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन इंक्रीज इन इनपुट। सेम बात क्या लिखा है? व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज साइमल्टेनियसली इन द same proportion, the way total output changes due to change in the scale of production is known as returns to scale. returns to scale लॉन्ग रन में होता है, मतलब यहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होगा। जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर लो, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं।